नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। 25% आज से लग जाएगा और 21 दिन के बाद एडिशनल 25% आ जाएगा। लेकिन भारत के पास अगले 3 हफ्ते हैं इसको नेगोशिएट करने के लिए। इसका भारतीय एग्री और ज्वेलरी सेक्टर पर एज ऑफ नाउ किस तरह का असर है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे एग्री इकोनॉमिस्ट देवेंद्र शर्मा, इंडिया चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर एमजे खान। हमारे साथ होंगे जीजेपीसी के एक्स चेयरमैन कॉलिन शाह और केडिया एडवाइजरी से डायरेक्टर अजय केडिया। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि इस मामले पर, ये जो 50% का टैरिफ लगा है, इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार माना है। ये देश के प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट है कि चाहे वो एग्रीकल्चर है, डेयरी है या फिशरीज है, यहाँ पर वो साथ खड़े रहेंगे और किसी भी कीमत पे इसका यहाँ पर इनके ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ प्रधानमंत्री ने ये भी कही कि चाहे वो किसानों की आय बढ़ाने की बात है, कॉस्ट एफिशिएंसी है जहां तक एग्रीकल्चर में है, और साथ ही साथ नए एवेन्यूज़ खोजने की बात है, इन सभी पे यहाँ पर काम करना होगा। देवेंद्र शर्मा जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे और आपका रिएक्शन स्टेटमेंट पे फाइनली क्या है, बिकॉज काफ़ी समय से मार्केट्स इंतजार कर रहे थे कि मिनिस्ट्रीज लगातार कहती भी रही हैं कि नेगोशिएशन जारी हैं, लेकिन आज वो दिन है जब हम 25% टैरिफ का सामना आज से करेंगे और 21 दिन में अगर कोई नेगोशिएशन नहीं होता, कुछ बातचीत यहाँ पर आगे नहीं बढ़ती, तो हम 50% की तरफ देख रहे हैं। कैसे देखते हैं आप टैरिफ्स ऑन वन साइड और प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट दूसरी तरफ? प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट अभी मैंने सुनी एंड आई थिंक देयर कैन बी नथिंग मोर वंडरफुल देन व्हाट द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई ये हमें मैसेज बहुत क्लियर जाना चाहिए, और बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री ने उतने ही क्लियर शब्दों में ये बात कही है कि वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड दीज रिलेटेड सेक्टर्स लाइक डेयरी एंड सो ऑन। बहुत बड़ी, बहुत अहम ये डेवलपमेंट है, और मैं ये मानता हूं कि जैसे RCEP से इंडिया ने विड्रॉ किया था, अब टाइम आ गया है कि इंडिया शुड लुक फॉर डिफरेंट ट्रेड पार्टनर्स। वी हैव बीन अननेसेसरली बीइंग ड्रिवन इनटू दिस थिंग कि अमेरिका से अगर हम आयात नहीं करेंगे या उनको निर्यात नहीं करेंगे तो हमारी इकोनॉमी बैठ जाएगी। आई थिंक दिस वाज ए फेलिशियस आर्गुमेंट, और प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आई थिंक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और मैं ये सोचता हूं कि आने वाले दिनों में वी विल ट्राई टू स्ट्रेंथन आवर एग्रीकल्चर उस तरीके से कि भी हम इस चैलेंज को मीट कर पाएं। और ये मुश्किल नहीं है, हम घबराएं नहीं। मुझे लगता है कि अब अगर हम 50% हमारे पे उन्होंने टैक्स लगाया, तो हमें भी चाहिए कि हम इससे इक्विवेलेंट या उससे ज़्यादा टैक्स लगाएं, क्योंकि हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमको ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते हैं एग्रीकल्चर का, हमें इम्पोर्ट्स जो हैं उस पर बचाव करना है, क्योंकि असली जो इंटरेस्ट है अमेरिका का, वो बड़ी जो कमोडिटीज़ हैं, ये क्या कहते हैं, वॉलनट्स हो गए या आमंड्स हो गए, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू उनके लिए है कि वो चाहते हैं कि पहले राइस की सब्सिडीज खत्म हो, यानी MSP, और फिर वीट के ऊपर उनका पूरी आंखें लगी हुई हैं। वीट, डेयरी और फिशरीज, ये 3 सेक्टर हैं जिससे हमें अपने सेक्टर्स को बचाव करना है, क्योंकि 50% पॉपुलेशन, मनीषा जी, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्टिंग फूड इज इंपोर्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट, और आप सोचिए कि क्या होगा उस सिचुएशन में देश में
उसमें उस हालात में कि जब हम इंपोर्ट करेंगे और अपना एग्रीकल्चर का भी बेस जो है वो डिस्ट्रॉय करेंगे। तो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर की ये बात बिल्कुल ठीक है एंड मुझे लगता है कि सबको इसमें साथ देना चाहिए कि वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन एग्रीकल्चर। हमने पहले सेक्रीफाइस किया है एग्रीकल्चर को जब WTO नेगोशिएशन शुरू हुई थी। मुझे लगता है कि वो सिचुएशन अब नहीं आनी चाहिए। देवेंद्र जी, आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड यू, क्योंकि आप यू कॉल स्पेड अ स्पेड। सो क्लियरली जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छा मैसेज यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से है, लेकिन ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन और इमीडिएटली वो टैरिफ्स, एक नीजर्क रिएक्शन तो यहाँ पर जरूर आएगा। नियर टर्म के लिए कुछ कंसर्न्स बन सकती हैं, लॉन्गर टर्म आप कहेंगे जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा है बहुत काम ऑन ग्राउंड करना होगा ये सब कुछ अचीव करने के लिए? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमें बहुत काम करने की जरूरत है और पहले भी बहुत काम करने की जरूरत है जो हमने नहीं की, इतने 70 सालों में हमने नहीं की। अब मुझे लगता है कि टाइम आ गया है कि वो हमें करने की जरूरत है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी टैरिफ तो कल ही अनाउंस हुए हैं, तो आई थिंक इट विल टेक सम टाइम टू एनालाइज कि भी उसका कितना नुकसान किस सेक्टर को होगा या किस सेक्शन को होगा, वो तो एक बात है। लेकिन हम ये ना भूलें कि एग्रीकल्चर में हम अगर ऑफिशियल डाटा भी देखते हैं तो 46% पॉपुलेशन इन्वॉल्व है और जो वर्कफोर्स है जो उसमें एंगेज्ड है। और मुझे लगता है कि अगर अब हम तकरीबन 50% मान लेते हैं, अगर हम इस सेक्टर को स्ट्रेंथन करें, मुझे नहीं लगता कि हम नहीं कर सकते, इस सेक्टर को हम स्ट्रेंथन करें। वो जो पुरानी पॉलिसीज हम 3 कानून लेके आए थे जो कि सरकार को समझ आ गया कि वो देश को नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता कि हमें वही कानून की जो कानून आए थे वैसे ही अप्रोचेस को लेके आगे चलना है। हमारे पास मौका है, समय है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। आई थिंक वी नीड टू रिकास्ट आवर एग्रीकल्चर बट नॉट गो कि हम MNCs के हाथ में एग्रीकल्चर दे दें। ये हमारे देश में एक लॉबी है जो इसको पुश करती है, अभी भी पुश कर रही है, पर मुझे लगता है कि हमें चाहिए कि हम अपने एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन करें, हम अपने लोगों को खेती से बाहर ना निकालें। अब लोग खेती में वापस जा रहे हैं, पिछले 5 साल में 7 करोड़ लोग वापस चले गए हैं। 7 करोड़ इज नॉट ए स्मॉल नंबर एंड आई थिंक वी मस्ट गेट ए मैसेज कि लोग अब वो अर्बनाइजेशन के प्रोसेस से खुश नहीं है, हालांकि सरकारें सब अर्बनाइजेशन पुश कर रही हैं। आई थिंक व्हाट वी नीड टू डू इज टू रीबिल्ड एग्रीकल्चर, और वो रीबिल्ड एग्रीकल्चर के लिए प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा, कुछ शॉर्ट टर्म भी गेम्स होंगे, कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो हमें एक ऐसी पॉलिसी पर एक प्लानिंग करके चलनी है कि हमें कोई दिक्कत ना आए और हम उस रास्ते पे चलें। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ मनीषा जी, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तब भी लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, जब व्हाइट रेवोल्यूशन आया था तब भी लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था। लेकिन देखिए दोनों जो रेवोल्यूशन है वो क्योंकि सारे देश ने उनका साथ दिया, आज देखिए हम किस मुकाम पे खड़े हैं। तो वी कैन नॉट स्टेप बैक एंड वी हैव टू गो फॉरवर्ड। तो मुझे लगता है कि अब एवरग्रीन रेवोल्यूशन लाने का समय आ गया है। पॉइंट टेकन। डॉक्टर खान, आपका क्या सेंस है यहाँ पर? जैसे देवेंद्र जी कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग गुड स्टेटमेंट यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से आती हुई, एक तो आपका रिएक्शन क्या है और आपको क्या लगता है अब यहाँ से क्या करने की जरूरत होगी? मैं एक्चुअली अभी कॉन्फ्रेंस हॉल में ही हूँ, एक केबिन मिल गया है, आपको बैकग्राउंड में दिखाई पड़ रहा होगा, हॉल में प्रोसीडिंग चल रही है जी। इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था कि इसी केबिन से हमको आज प्राइम मिनिस्टर की स्पीच खुद ट्रांसलेट करना पड़ा। रात में 12 बजे PMO से 11:45 मैसेज आया कि somebody has to do it, so इमरजेंसी रिस्पांस में 2-3 चीजें बड़ी क्लियर थी कि एक तो प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा इम्फेटिकली, जैसे देवेंद्र जी कह रहे थे, US को रेफर बिना नाम लिए डायरेक्टली रेफर ही कर दिया कि हम किसानों के साथ हैं, फिशरमैन के साथ हैं, डेयरी फार्मर्स के साथ हैं और भले इससे हमारा नुकसान हो। और एक तो ये बात थी कि हमें लगता है कि टैरिफ वार आगे बढ़े ना बढ़े, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जो आगे कहा वो ये था कि हमको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ना है और फार्मिंग में एक नई एफिशिएंसी लानी है एग्रीटेक स्टार्टअप्स को जोड़ के। तो जो लाइन उन्होंने कही है जिसका इंटरप्रिटेशन ये है कि आप सबके पास विजडम और ये जो एग्रीटेक स्टार्टअप यंग लोग हैं इनके पास आइडियाज एंड इनोवेशन एंड ड्राइव एंड पैशन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो फार्मर को वो चीज मिलेगी जो प्रोफेसर स्वामीनाथन जिसके लिए बहुत प्रयासरत रहते थे, और उन्होंने सारी विजडम और इनोवेशन दोनों को मिक्स करके फार्मर के वहां डिलीवर किया। तो ही सेड साइंस इज नॉट ओनली इनोवेशन, इट इज आल्सो डिलीवरी। तो इनोवेशन, डिलीवरी एंड आइडियाज, इन सब का जो नए चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल था। एक तो ये इंपॉर्टेंट उनका था। दूसरा, मिलेट्स पे उन्होंने फिर से आज जोर दिया कि सारे जो एनवायरमेंट के चैलेंजेस हैं, जो न्यूट्रिशन के इश्यूज हैं, इन सब पे मिलेट्स इज दी, और प्रोफेसर स्वामीनाथन ने भी जो फॉरगेटन क्रॉप्स थे उनको एक तरीके से मेन स्ट्रीम किया, उनको ग्लैमर में लाए। तो एक दूसरा चीज उन्होंने बढ़ाया। और तीसरा उन्होंने कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की तरफ भी इंडिकेट किया कि इंडिया के साइंटिस्ट ये सब कमर कस लें कि नए सिचुएशन में किस तरीके से कोलैबोरेटिवली हम लोग काम करें ताकि न सिर्फ देश की फूड सिक्योरिटी बल्कि दुनिया को एक रास्ता दिखाएं, दुनिया के फूड सिक्योरिटी पे काम करें। तो ऐसा 3 मोटा मोटा
आह्वान जैसा प्राइम मिनिस्टर ने आज किया। ओह वेल एब्सोल्युटली। डॉक्टर खान, अगर आप वो बैठ के स्पीच ट्रांसलेट कर रहे थे तो क्लियरली आपको ये सब पहले से ही पता था, लेकिन जिस तरह की स्टेटमेंट्स और काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पर आते हुए देखी हैं, आपको क्या लगता है ऑन ग्राउंड किस तरह के रिफॉर्म्स यहाँ पर करने होंगे? क्योंकि जैसी बजट डिप्लॉयमेंट हमने आते हुए देखी है, जिस तरह से काम यहाँ पर एग्रीकल्चर में हुआ है, जैसे देवेंद्र जी भी कह रहे थे कि वो 3 लॉज आए गए, तो काफ़ी बैक एंड फोर्थ हमने एग्री में होता हुआ देखा है। अब वो जैसे कहते हैं कि आपदा को यहाँ पर अवसर में पलटने का समय है, क्या ऐसा कहेंगे आप? बिल्कुल सही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि देखिए ये टैरिफ और ये सब निगोशिएशन चलती रहेंगी, इश्यूज भी खड़े रहेंगे, लेकिन जो एफिशिएंसी एग्रीकल्चर की, जो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना है, जो कॉस्ट रिड्यूस करनी है, जो क्वालिटी इंप्रूव करनी है, वो सब में हम लोग जहाँ खड़े हैं वो उस पे चिंता की बात है। प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको यहाँ पे बोला, डिटेल में बोला, और क्रॉस भी उन्होंने लिस्ट किया कि दलहनों में इस सब में हम लोग बहुत पीछे हैं प्रोडक्टिविटी के मामले में, तो उसमें आगे बढ़ने की जरूरत है। तो एग्रीकल्चर की जो परफॉर्मेंस और खास करके उन्होंने जो एआई के एप्लीकेशंस क्या क्या यूज हो सकते हैं उसको डिटेल तक कर डाला। तो इसका मतलब जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं एग्रीकल्चर में उनका इस्तेमाल करना है, और जो ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रही है खास करके जो ऑयल सीड्स में, जहाँ पे हाइब्रिड्स अभी तक नहीं लाए जा सके हैं, तो वो उस पे काम करने की जरूरत है। और ऑयल सीड का हम सबको पता है कि प्रोडक्टिविटी भी लो है और देश का जो रिक्वायरमेंट है और जो प्रोडक्शन है उसमें बड़ा गैप है। तो ये जो 2-3 चैलेंज के एरियाज हैं, और ओवरराइडिंग चैलेंज तो वी ऑल नो दैट क्लाइमेट चेंज का है। तो कैसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर, उसको भी प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशली वर्ड इस्तेमाल किया। बट आपका शुरुआती पॉइंट एक्चुअली स्पीच नहीं पता था हमको, तो 11:15 रात में सौम्या का मैसेज आया कि किसी भी तरीके से यू हैव टू हेल्प अस आउट बिकॉज पीएमओ हैज जस्ट लेट नाइट सेंड द मैसेज कि ट्रांसलेट करना इसको, स्पीच को इंग्लिश में। सो वैसा नहीं था, बट हमने प्राइम मिनिस्टर को जो सुना, हम सब ने सुना, तो वो की टेक अवे जो है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट यूएस को जो उन्होंने रेस्पॉन्ड किया यहाँ से इस ओकेजन को लेके, वो मुझे लगता है मैसेज हैज गॉन everywhere. वेरी वेरी स्ट्रांगली। जी हाँ, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर की स्पीच यहाँ पर आई है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हैं, प्रोटेक्शन की बात की है, एग्री, डेयरी, फिशरीज, और जैसे डॉक्टर खान हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर बात टेक्नोलॉजी की, साइंस की, मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, हाइब्रिड्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सभी चीज़ों पर बात हुई है। तो क्लियरली जो ध्यान इंडिया का एग्रीकल्चर पर अब बहुत स्ट्रांगली जाने लगा है, ये आगे जाकर किस तरह का रुख लेता है, इसको देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। डॉक्टर खान, देवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, इनिशियल रिएक्शंस के लिए। और जैसे आप दोनों ने ही हमें बताया है कि स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, यूएस को एक यहाँ पर रिएक्शन और एक वॉइस जरूर जाती है, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी काफी क्लियर है कि इंडियन एग्रीकल्चर में यहाँ पर अब एक अवसर है और काफी कुछ यहाँ पर किया भी जा सकता है। वेल, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट की, क्योंकि जिस तरह के टैरिफ्स की बात की जा रही है उसका असर इस सेगमेंट पर काफी स्ट्रॉन्ग पड़ सकता है। साथ ही साथ टैरिफ्स का क्या इंपैक्ट करेंसी और कमोडिटीज पर है, उस पर भी करेंगे स्ट्रैटेजीज। जीजेपीसी के एक्स चेयरमैन कॉलिन शाह हमारे साथ हैं। कॉलिन, 25% पे ही इंडस्ट्री काफ़ी जिटरी थी और अब तो 20-21 दिन में 50% हो जाएगा। किस तरह से इंडस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल इन नंबर्स को रिएक्ट कर रही है? इंडस्ट्री थोड़े से शॉक में है, सच बोलूं तो। और हमारे एक्सपोर्ट्स फर्स्ट क्वार्टर में ऑलरेडी 50% डाउन थे। सो जो फर्स्ट क्वार्टर लास्ट ईयर $3 बिलियन था, वो 1.5 पे आ गया था। और साल का अगर 11 लास्ट ईयर जो किया था, वो इंडस्ट्री के गेस्टिमेट है कि ये साल विल बी 75-80% डाउन। सो इंडस्ट्री मीन्स ये नए आई गेस 25% जो और बढ़ावा आया है, उससे नेचुरल लूज डायमंड्स, लैब ग्रोन, स्टडेड ज्वेलरी, प्लेन गोल्ड, जेमस्टोन, सब पे मींस बहुत बहुत ह्यूज इम्पैक्ट आएगा। कॉलिन, माना ये जा रहा है कि शायद 50% हम ना आता हुआ देखें, क्योंकि हमारे पास 21 दिन यानी कि 3 हफ्ते हैं, लेकिन 25% जाए इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी लंबी है। बिकॉज लंबी इन द सेंस कि शायद ये होने में कुछ महीने यहाँ पर लग जाएं। जो कॉन्वर्सेशन 4 महीने से चल रही है यूएस के, शायद वो शायद अगले 2-3-4 महीने और भी चले। अगले 2-3-4 महीने इवन अगर हम 25% के साथ काउंट करें तो कैसे जाएंगे? जैसे मैंने बताया, देखो 50% डाउन था और वैसे ही रहेगा। तो वो हेलो हाँ, वो वैसे लग रहा है कि ट्रेंड विल कंटिन्यू। अब देखो जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, एंड आई थिंक द वे यूएस इज मे बी ट्रीटिंग इंडिया ऑन दिस होल एपिसोड इज नॉट गुड। सो वी आर 100% इन सपोर्ट ऑफ जो गवर्नमेंट करे उसके साथ। हमारी खाली उम्मीद वो है कि शायद ये एक अपॉर्चुनिटी भी है हमारे इंडस्ट्री के लिए
कि जैसे से दुनिया भर में डी डॉलराइजेशन हो रहा है, वैसे जो डिपेंडेंसी हमारे इंडस्ट्री की यूएस पे थी, बिकॉज हमारा 50% लगभग एक्सपोर्ट यूएस जा रहा था सारे कमोडिटीज में, वो अब चांस है कि थोड़े दूसरे देशों में भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सके और यूएस पे ओवरऑल डिपेंडेंसी कम कैसे किया जाए। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहेंगे। कॉलिन, दूसरी ज्योग्राफीज कौन सी देखेंगे आप यूएस के अलावा? आज आप देखोगे तो जो मेन मार्केट्स है, फॉर एग्जांपल यू टेक द लार्जेस्ट मार्केट आफ्टर यूएस इज चाइना, और चाइना में जो ड्यूटीज है, टैरिफ है आज इंडियन गुड्स पे बहुत हाई है। फिर दूसरा एक बड़ा मार्केट आप देखोगे तो है ब्राजील, साउथ अफ्रीका। सो ये जो ब्रिक्स के नेशन है, वहां पे सारे जगह पे ड्यूटीज बहुत हाई है, और वो शायद अच्छे मार्केट हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में अगर वी डू एफटीएज विद दीज कंट्रीज। सो आई थिंक अभी एक बहुत एक क्राई ऑफ द एक नीड ऑफ द आवर के जो भी आपको बोलना है वो हो गया है कि जो देशों में बड़े टैरिफ्स है मगर हाई जीडीपी नेशंस है, वहां पे थोड़ा फोकस करके उनको अच्छे जेम्स और ज्वेलरी मार्केट बना सकते हैं। कॉलिन, मार्केट्स हैं और शायद इंडस्ट्री डाइवर्सिफाई भी करेगी, लेकिन आज जहां पर हम खड़े हैं और वो एफटीएज और वो नए मार्केट ढूंढने में समय लग सकता है। जैसे आपने कहा 50% की गिरावट फर्स्ट क्वार्टर में, जुलाई के नंबर्स देखें तो 75% का डिक्लाइन है और 25% टैरिफ्स तो आज से हैं। अगस्त का महीना कैसे जाता हुआ देखेंगे? अगस्त का महीना जरूर बहुत बुरा जाएगा, और इसलिए जो अर्जेंट मेजर्स जो हम चाह रहे हैं कि कॉमर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री और अगर पीएमओ का भी थोड़ा इंटरवेंशन आ जाए, तो जो लॉन्ग डिलेड एसईजेड रिफॉर्म्स है लास्ट लगभग 10 साल से हम लोग जो बहुत फॉलो कर रहे हैं, वो अगर हो सके तो उससे बहुत रिलीफ मिलेगा, स्पेशली एसईजेड सेक्टर को। अब कमिंग टू नेचुरल एंड लैब ग्रोन सेक्टर और जो लूज का बिजनेस है, उसके लिए भी हमारी बहुत सारी मांगे हैं जो कुछ सालों से पेंडिंग है, स्पेशली ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टैक्सेशन, कस्टम्स, और बहुत सारी चीजें हैं जिससे थोड़ा अगर आई गेस रिलीफ मिल जाए तो एटलीस्ट ये डिफिकल्ट टाइम में इंडस्ट्री विल बी एबल टू टाइड ओवर। ऑलराइट, तो वीक फर्स्ट क्वार्टर है, वीक जुलाई का महीना है और अगस्त का महीना काफ़ी खराब जाने की उम्मीद है, लेकिन एक समय है रिफॉर्म्स को लेकर और आने वाले समय में एक नियर टर्म ऑफ कोर्स यहाँ पर कंसर्न्स हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म शायद यहाँ पर रिफॉर्म्स के तौर पर, सरकारी हेल्प के तौर पर हम यहाँ पर नंबर थोड़े से बेहतर होता हुआ देखें। बहुत शुक्रिया कॉलिन, साथ जोड़ने के लिए। क्लियरली तकलीफ भरा समय है काफ़ी सारे सेगमेंट्स के लिए, इंक्लूडिंग जेम्स एंड ज्वेलरी एंड चाहे वो टेक्सटाइल की बात है, राइस की बात है, फिशरीज़ की बात है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा भी कि कुछ सेगमेंट्स यहाँ पर हैं जहाँ पर कुछ प्रेशर आ सकता है। अजय, एक प्राइस सेंस भी लेना चाहेंगे क्योंकि कुछ सपोर्ट गोल्ड में आता हुआ नजर आया, कच्चे तेल में भी आज खरीदारी है 5 दिनों की गिरावट के बाद। क्या देखते हैं टैरिफ इंपैक्ट्स, अनसर्टनिटी का माहौल इन कमोडिटीज पर? नमस्कार। देखिए, मुझे लगता है कि ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं दिखाई दिया। हाँ, गोल्ड में हालांकि 3280 के सपोर्ट से गोल्ड इंटरनेशनल में अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, बट मुझे लगता है कि डोमेस्टिक गोल्ड पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट था वो रुपए का था। जिस ढंग से हमने रुपए में एक बड़ी गिरावट देखी है, ये कहीं ना कहीं डोमेस्टिक में गोल्ड को वापस लाइफ टाइम हाई पे लाता हुआ दिखाई दिया। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है जब तक ये अनसर्टिनिटी क्लियर नहीं होती है, प्राइजेस इंटरनेशनल में गोल्ड 3280 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो रहेगा, ऊपर में 3420 स्पॉट में ये ट्रेड करता हुआ इस वक्त 3378 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो एक दायरा ही है, बट वो दायरा भी आप $100 का मान के चलिए। जबकि डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है यस, आरबीआई के इंटरवेंशन के बाद रुपए में जो गिरावट एकाएक बढ़ रही थी वो थोड़ी थमते हुए नजर आई है, बट बहुत ही शॉर्ट रिलीफ रहेगा क्योंकि बहुत बड़ा इंपैक्ट है इंडिया का। आज यूएस के साथ देखें तो 50% का हम सरप्लस पे थे, तो आई थिंक रुपए में 87 30-40 तक एक बार हो सकता है थोड़ा पुल बैक दिखा दे, बट डेफिनेटली 8840 8850 भी आ सकता है अगर यहाँ पे कोई नया चीजें नहीं आता है, तो वो गोल्ड को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो मे बी शॉर्ट टर्म के लिए 1,02,000 1,02,200 तक के लेवल हम डोमेस्टिक मार्केट पे देख पाए सोने में, और चांदी वापस 1,15,000 1,15,500 तक का लेवल देख पाए। बट कोई बड़ा इवेंट होने से पहले गोल्ड सिल्वर दोनों ही रुके हुए, क्योंकि फेड की बैठक से एक क्लियरिटी है कि सितंबर में रेट कट रहेगा, डॉलर इंडेक्स भी स्टेबल है, तो मार्केट एकदम स्टेडी है और वेट कर रहा है कुछ नया आता हुआ दिखाई दे तो। अजय, जाने से पहले एक वर्ड यहाँ पर एग्रीकल्चर पे लेना चाहेंगे। यहाँ इमीडिएट प्राइस इम्पैक्ट तो शायद नहीं आया है, लेकिन एक बहुत बड़ा रिफॉर्म या एक इम्पैक्ट देखने को शायद मिल सकता है।
बिल्कुल, देखिए अब तक हमारी जो डिपेंडेंसी थी वो यूएस पे काफ़ी ज़्यादा थी, बट ये एक तरह का अपॉर्चुनिटी देता है कि आज एफटीए साइन करके हम यूके, ऑस्ट्रेलिया, बाकी कंट्रीज़ पे हम जाते हैं तो वो एक इम्पैक्ट देगा। इमीडिएटली मुझे लगता है स्पाइसेस के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज़ हम काफ़ी स्पाइसेस यूएस में हम एक्सपोर्ट करते तो थोड़ा बहुत उसपे नेगेटिव रह सकता है। बट कुल मिलाकर आई थिंक के देखना पड़ेगा अगले अगस्त मंथ में कैसे मूव रहेगा। बट ट्रेड अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखता हूं तो मुझे लगता है कि टैरिफ तो अपनी जगह पे है ही, बट एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे कॉटन सीड ऑयल केक में लगता है। यहाँ पे अगर 2-3 दिन के व्यू के हिसाब से ले तो 32-50 में लेके चलिए। यहाँ पे एक टेक्निकल अच्छा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है जो 3400 तक का लेवल दिखा देंगे। ऑलराइट, तो एक वो कंफर्म्ड कन्विंस ट्रेड यहाँ पर कॉटन सीड ऑयल केक में। बाकी ऑफ कोर्स मार्केट्स थोड़े जिटरी हैं, और जैसे अजय हमें बता रहे हैं गोल्ड सिल्वर पे नजर रखनी चाहिए। एज ऑफ नाउ कोई बहुत बड़े मूव्स यहाँ पर नहीं है, लेकिन एक सेफ हेवन बाइंग यहाँ पर शायद आगे जाकर देखने को मिल सकती है। अजय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बढ़ने के लिए, वो सारी स्ट्रैटेजीज एंड एनालिसिस के लिए भी। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो जोड़ेंगे आपको फ्यूचर्स एक्सप्रेस पे।